और हम लोग तब भी इस बात को लेके प्रश्न उठाते रहे थे कि ये किस दिशा में जाएगा। ये जरूर था कि कांग्रेस जब तक रिजीम में थी तो थोड़ी बैलेंसिंग चलती रहती थी। उस बैलेंसिंग में आप ये मान सकते हैं कि मनरेगा भी हो गई, राइट टू एजुकेशन भी हो गया, राइट टू फूड भी हो गया। तो यानी कि जो उसके आफ्टर इफेक्ट होने थे उस दंगल के, ग्लोबलाइजेशन के, तो जनता के ऊपर क्या असर जाएगा, उस असर को मिनिमाइज करने की कोशिश चलती रही थी 2-3 तरह के 4-5 तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से। और उसमें एक बड़ी बात आरटीआई भी थी। कम से कम सरकार जवाबदेह थी बहुत सारी बातों के लिए, जो इससे कुछ काम चल रहा था। 14 के बाद से दिशा जो दिखाई दे रही है वो बहुत स्पष्ट है, प्रकट है। अभी हम कहीं सुन रहे थे कि कुछ लोगों को ये भ्रम है कि खाली अडानी तक मामला और अंबानी तक मामला नहीं है, मामला उसके पीछे, बल्कि नोटबंदी भी कहा जाए तो अमेरिका के ही कहीं न कहीं एक बैकडोर माध्यमों से हुई। तो ये तो उस ट्रैप में तो हम लोग पहले ही आ चुके थे। अगर कोई ट्रैप न समझ पा रहा हो तो हम तो समझेंगे कि वो इग्नोर कर रहा था चीजों को। ट्रैप में तो हम लोग हरिहर जी पहले से थे, बहुत अच्छी तरह से। अब उसके हम लोग चरम उत्कर्ष पर पहुंच गए कि अब एकदम नंगे होके खड़े हो गए। स्थिति ये आ गई कि हमने जो किया, जो कुर्ता उर्ता पहना हुआ था वो भी हम लोगों ने उतार दिया। और जिस तरह से सरेंडर होकर के ये ट्रेड डील हुई है, आपको इस मामले में थोड़ा सा उकसाने के लिए हम बता दें कि हमारे परिवार का ही एक हमारा बहुत निकट का बच्चा रिश्तेदार जो है, वो जो कॉर्पोरेट में काम करता है, वो बहुत इस बात से आज से 10 महीना पहले बड़ा दुखी था कि मोदी जी किसानों को लेकर के क्यों अड़े हुए हैं, क्यों नहीं समझौता कर लेते हैं। उसका ये नजरिया था कि किसानों को लेकर झूठ मूठ जो है रोके हुए हैं, नहीं तो ट्रंप इतना परेशान कर रहा है, ट्रंप की बात मान लेना चाहिए, ये वो कह रहा था। समझ रहे हैं मनीष जी? हाँ, मतलब उसको इसकी चिंता ही नहीं थी कॉर्पोरेट में। तो वह जो एक दिमाग चल रहा था देश में, वो तो दिमाग देश में बना हुआ था। हम नहीं जानते हैं कि कल एआई की वजह से आपका आईटी सेक्टर कैसे मार खाने जा रहा है और वो वाइट कॉलर जॉब कहाँ होने जा रहे हैं, वो सब हम लोग को अंदाज लग सकता है उसका। तब वो लोग भी शायद चेचे करना शुरू करेंगे, अभी तो नहीं, लेकिन ये है। तो ये स्थिति है और इन सारी चीज़ों को हम लोगों को तफसील से हम लोग उस पर अपने जो हम लोगों की समझ है उस पर आज चर्चा करें जी। आज यही उद्देश्य हम लोगों के बैठक का है। और एक चीज जोड़ दें, हम हरिहर जी आप लोग पहली बार आए हैं, पवन जी पहली बार आए हैं, पिछले बार ही से शुरू हुआ है और उद्देश्य इसका एकदम स्पष्ट है कि कोई पार्टी और उस तरह का नहीं। राइटिस्ट लोगों की तो इसमें जगह है नहीं, उस तो सवाल नहीं उठता उस तरह से। लेकिन जो हम लोगों की समझ है देश काल के बारे में, जो इस तरह के राइटिस्ट एलिमेंट के विरोध में और भी सारी चीज़ों को लेके, तो उसको लेके हम लोग एक अपना बौद्धिक विमर्श अपना चलाते रहें, क्योंकि संगठनों में भी यह काम होना बंद हो गया है। देश को गिरवी रखने का काम करें, लेकिन बनारस उनके साथ नहीं खड़ा है, बल्कि उनके खिलाफ खड़ा होगा और जितना संभव होगा उसका विरोध करेगा। मैं चाहूँगा कि बनारस के बड़े सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता, लगातार प्रतिरोध की आवाज़ बुलंद करने वाले मनीष भाई अपनी बात रखें। मनीष जी। नहीं, मैं बस इसमें अभी सब चीज़ें इसलिए दिखने लगी हैं कि 2 केंद्रीय एजेंडा था बीजेपी का, जिसके नीचे सारी चीज़ों को ढक दिया जाता था आमतौर पे। आमतौर पे उनके लगा लें तो एक चीज हम लोग को समझना है कि अभी ये चीजें ज्यादा साफ साफ इसलिए दिखने लगी हैं। ये जो सारा सरेंडर हम लोग को इसलिए दिख रहा है कि इसके पीछे संदर्भ 2 है। एक जो उनका हिंदुत्व का एजेंडा था, जो सारी चीजों को उसके नीचे ढक देते थे। आमतौर पे उनका प्रक्षेपण क्षमता बहुत जबरदस्त थी कि वो हिंदुत्व का सवाल खड़ा करके बड़े बड़े सवालों को भी वो
भयानक आर्थिक क्राइसिस को भी, किसान संकट को भी, मजदूरों के संकट को भी वो आम तौर पे ढक लिया करते थे। तो 2024 में उसको एक बड़ा झटका लगा। वो उसका गवाह उत्तर प्रदेश ही है असल में, और उसका गवाह अयोध्या और बनारस भी है। जिसमें आपने देखा होगा कि वो भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भी वो तो सोचते थे कि ये उद्घाटन के बाद पूरे देश में छा जाएंगे, तो वो होने के बजाय उल्टा अयोध्या ही हार गए और उत्तर प्रदेश में 35-37 सीटें हार गए। बनारस में जीत का अंतर कम हो गया, कहना तो और भी है, लेकिन उसमें बस इतना ही बोल रहा हूँ कि जीत का अंतर कम हो गया। बहुत सारा आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, बनारस में जो 7 राउंड तक वो पीछे रह रहे थे और उसके बाद नेटवर्क गायब हो गया, और वो तो उसमें नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन वो जीत का अंतर बहुत कम हो गया। उत्तर प्रदेश में संकट में पड़ गए और अभी ये जो सरकार है वो बैसाखी पे है, ये हम लोग देख रहे हैं। दूसरा उनका जो सबसे ज्यादा जहां वो छुपने का, उनको ढकने का स्पेस मिलता था, वो राष्ट्रवाद था। और इन 2 दिनों में खास करके, इन 2 संसद में खास करके राहुल गांधी के माध्यम से, विपक्ष के माध्यम से, आप कह लीजिए कि वो पहले नरवणे वाला मामला आता है जिसमें चाइना के साथ का जो मसला है, जिसपे वो बहुत उनकी संकट में पड़ते हैं। फिर तब तक ये एफस्टीन वाला मामला आ जाता है। तो इन 2 दिनों में आप देखेंगे कि पूरा उनका जो राष्ट्रवाद वाला जो था, मैंने पिछला चुनाव तो उन्होंने एक तरह से पुलवामा के माध्यम से ही जीता था, अगर आप ध्यान दीजिए तो। मैंने सारा संकट के बावजूद पुलवामा आ गया और उसके बल पे उन्होंने जो है पूरा फिर से 24 तक के लिए उन्होंने अपने को वो कर लिया। तो ये 2 बड़े मुद्दे थे उनके। मैं बस इधर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 2 उनके कोर इशू थे, जहां वो सारी संकट को, सारे समस्याओं को, सारे मसलों को, सारे सरेंडर को वो छुपा लेते थे, ढक लेते थे। वो प्रेमचंद भी बार बार अपने साहित्य में बोलते हैं कि वो जितने इस तरह के लोग हैं वो राष्ट्रवाद की शरण में चले जाते हैं। जितने लंपट और गुंडे और इस तरह के लोग हैं, उनका साहित्य अगर आप पढ़ेंगे तो ये 2 मसले थे जहां पे वो आमतौर पे जनरली लोग मान रहे थे कि माने अजय हैं मोदी। और इधर बीच आप देखेंगे कि तीसरा उनका जो एजेंडा था वो मोदी ब्रांड था। वो मोदी ब्रांड, इन 2 मुद्दों के हटने से वो मोदी ब्रांड भी, अब मोदी ब्रांड माने मोदी के बल पे अब आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, आपको और 3-5 बहुत सारा चीज करना होगा। तो इस आलोक में हम लोगों को देखना चाहिए कि एक कमजोर होती हुई भाजपा है, संकटग्रस्त भाजपा है, संकटग्रस्त आरएसएस है। मतलब इस दौर में उसका सबसे बड़ा जो था ये कि वो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, वो ध्वस्त हो गया। मतलब एक अमेरिकी लॉबी का देश बनके भारत को बना दिया। ये अब दिखने लगा है, आमतौर पे नहीं दिखता था। आमतौर पे लगता था कि ये कांग्रेस बहुत राष्ट्रवादी नहीं है और मोदी जो है राष्ट्र को पहले रखते हैं, और उनका जो हिंदू राष्ट्र वाला जो मामला वो पहले रखते हैं। तो मेरा ये कहना है इसमें कि इस दौर में एक रास्ता इसमें खुलता है। अब जो है मान लीजिए, अब अगर मान लीजिए ये पुरी वाला जो मामला आया है, एपस्टीन वाला मामला जो आया है, उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि ये बार बार उसमें मेल आ गया है। वो तो साफ साफ है कि वो ये मंत्री बनने से पहले ही जो है वो वहां, इसीलिए वो मंत्री बने हैं कि वहां वो ट्रंप प्रशासन से लगातार एपस्टीन के माध्यम से संवाद करने की कोशिश कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ डिजिटल इंडिया है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। वो बोल रहे थे वो एपस्टीन से कि आप जो है अपने सुंदर द्वीप से कब आएंगे, आपको हम एक किताब भारत के बारे में देना चाहते हैं, जो भारत डेवलप कर रहा है, जो नया उसमें परिवर्तन हो रहा है डिजिटल इंडिया के बारे में। फिर वो अनिल अंबानी बोलते हैं कि जो है आप हमसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं। तो एपस्टीन बोलते हैं कि इसलिए हम जब भी वहां प्रशासन से बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि आपका इजराइल नीति बहुत गड़बड़ है, वहां चर्चा इजराइल नीति की होती है। तो फिर इन्होंने, अनिल अंबानी ने बोला कि नहीं ठीक है, आपकी जो बात है उससे हम सहमत हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि 17 में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा इजराइल का होता है, अगर आप ध्यान दें उस समय।
और वहां जाते हैं मोदी जी, और उसके बाद वहां 750 मिलियन का उनके हथियार खरीद खरीद का समझौता करते हैं। और उसके बाद दूसरे अंबानी बंधु हैं जो वो जाते हैं, वो 10 अरब डॉलर का वहां समझौता करते हैं। फिर एपस्टीन लिखते हैं कि मैं खुश हुआ मोदी आए और इजराइल में डांस किए और गाना गाए, ये वो बोलते हैं। फिर अनिल अंबानी बोलते हैं कि जो है कि आप क्यों नहीं हमसे संवाद कर रहे हैं, मैंने अमेरिकी प्रशासन से बोल रहे हैं कि क्यों नहीं हमसे संवाद कर रहे हैं, हम भी चाइना के विरोधी हैं, आप भी चाइना के विरोधी हैं। देखिए, ये जो अमेरिकी रणनीति बहुत पहले से थी, मतलब जिस दौर में अमेरिका की चाहत थी कि किसी तरह चाइना को कंट्रोल करने में भारत हमारा एलाई बने, ये वो शुरू से उनकी एक मंशा रही है। और इस ईमेल में वो कहते हैं कि हम भी तो चाइना के विरोधी हैं, आप भी चाइना के विरोधी हैं, तब भी प्रशासन हमसे क्यों नहीं बात कर रहा है। तो एपस्टीन बोलते हैं हाँ, ये सही बात है। और उसके बाद पहली बार वो जाके ट्रंप से, उनका दौरा होता है, ट्रंप से मिलते हैं। फिर उसके बाद अब अगर मान लीजिए अब चूंकि वो एपस्टीन के माध्यम से ट्रंप के पास जाते हैं, तो इसका मतलब वो बहुत मजबूरी का मसला था। तो वहां से फिर डील आता है कि आप ध्यान दीजिए कि रसिया से आपको खत्म करना होगा, रसिया से आपको अपना रिलेशन खत्म करना होगा, ये बात आती है। और सबसे ज्यादा दिमाग था वो कि कृषि को खोलना होगा, कृषि क्षेत्र को आपको खोलना होगा। अब अगर आप देखेंगे, अगर इस समय अगर आप ध्यान दें कि आप ये ध्यान दीजिए ना कि क्यों उनके आसपास के लोगों का, जैसे वहां एक बहस चल रही है अमेरिका में, बहस ये चल रही है कि कई चीजों को छुपाया जा रहा है। वहां के संसद में जो विपक्षी सांसद हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि चुनिंदा लोगों को, चुनिंदा चीजों को बाहर लाया जा रहा है, चुनिंदा अधिकतम चीजों को छुपाया जा रहा है। वहां एक डिबेट चल रही है। तो अब इसमें देखिए कि वही चुनिंदा चीज क्यों आ रही है, जिसमें रवि पंथा एक उनके सलाहकार थे मोदी जी के, और एक जो है अनिल अंबानी का नाम आ रहा है और पुरी का नाम आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब है कि आने वाले समय में ये अभी मोदी पे दबाव बनाया जा रहा है कि भाई देखो, अभी तुम्हारे लोगों का पोल खोल रहा हूं। एक बयान आप लोगों ने सुना होगा, ट्रंप ने बोला था कि तुम्हारा राजनीतिक करियर मैं बर्बाद कर सकता हूं, मोदी के बारे में बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं। एक और बयान आया था, आप ध्यान दीजिए, कि जिसमें वो बोले थे कि मोदी मेरा मित्र है, हम थोड़ा नाराज हैं, हमको खुश करना चाहता है, थोड़ा खुश करने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों ने ये भी बयान सुना होगा। अब अभी के दौर में आप सोचिए कि उनके आसपास से लोगों का पोल खोला जा रहा है, अभी मोदी तक नहीं जाया जा रहा है। मोदी के अंदर भय पैदा किया जा रहा है कि ये जो कृषि क्षेत्र थोड़ा खोले हो, इसको पूरा खोलो, ये थोड़ा नहीं चलेगा। एक बात। दूसरा ये है कि ये हम निगरानी करेंगे। उन्होंने एक आदेश दिया, व्हाइट हाउस से आदेश दिया है कि इस पे एक कमेटी बनेगी, वो निगरानी करेगी कि रसिया के साथ ये तेल लेना कम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और फिर वो कमेटी सलाह देगी ट्रंप को कि ये नहीं कर रहे हैं तो क्या इनके ऊपर टैरिफ लगाया जाए। यानी कि वो 25% का जो टैरिफ एक्स्ट्रा वाला था, वो टैरिफ का तलवार अभी इनके ऊपर लटका हुआ है। लेकिन वो खाली टैरिफ के मालते नहीं है, इनके आसपास के लोगों का आप ध्यान दिए होंगे कि वो पोल खोला जा रहा है कि ज्यादा करोगे तो फिर तुम्हारे पास भी आ जाऊंगा। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में वहां तो एक चरम सरेंडर वाला एक पहलू इसमें दिख रहा है। लेकिन इसमें सकारात्मक बात यह है कि भारत के अंदर उनका जो राष्ट्रवाद वाला जो पहलू था और जो हिंदुत्व वाला पहलू था, दोनों संकट में है। ये उस दौर में शायद अगर ये अमेरिका डील करते जब इनका हिंदुत्व का चरम रहता, या उनके जो है उनका राष्ट्रवादी चेहरा अभी बचा होता, तो शायद हम लोग इस पे उतना, देश में उतना डिबेट नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो उसके पीछे ढक जाता। अभी एक मौका, स्पेस भारत के अंदर बना है कि मोदी ब्रांड डाउन हो रहा है, हिंदुत्व की राजनीति संकट में चली गई 24 के बाद, और जो है राष्ट्रवाद वाला जो उनका चेहरा है वो संकट में चला गया है। इसका मतलब ये स्पेस है इस दौर में कि इस पहलू पे अगर मोदी के बारे में अगर कोई बात किया जाए, कोई उनके सरेंडर पे बारे में बात किया जाए, तो वो इसका मतलब यह है कि जनता में इस बात को ज्यादा रिसीव करेंगे लोग। मतलब ये आज के दौर में शायद पहले नहीं करते, जब उनका चढ़ान वाला दौर था। आज उनका ये दो जिसके जरिए चीजों को ढक लेते थे,
तो मेरा ये कहना है कि ये अब इस मसले को सोशल मीडिया से, प्रेस वार्ता से आगे बढ़ना चाहिए। मैं विपक्ष के लिए कह रहा हूं इस बात को कि आज ये इस पहलू को अमेरिका के सामने देश को बेच देने वाला जो मसला है, जिसको मान लीजिए संसद में राहुल गांधी ने भी बोला भी है कि भारत माता को बेच दिया, ये जो बोला भी है, वो अब संसद सत्र में ये पहली बार मैं देख रहा हूं। आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूं कि पहली बार संसद को सत्ता ने नहीं बल्कि विपक्ष ने जबरदस्त उपयोग किया है। आमतौर पे संसद का इस्तेमाल जो है आमतौर पे मोदी कर लिया करते थे। संसद का मान लिया गया था कि संसद में जब बहस होगी सत्ता उसका अपने तरीके से इस्तेमाल करेगी। ये दो मसले से, नरवणे और मसले से और ये फिस्टीन के मसले से, जिसे वहां मैं देख रहा था उसका टैक्टिकली इस्तेमाल किया उन्होंने, राहुल ने, कि बार बार बोला कि जो है मैं वो बोले मत बोलिए इस पे मत बात करिए, इस पे मत बात करिए। तो वो बार बार बोल रहे थे कि जो है मैं अनिल अंबानी का नाम नहीं लूंगा, मैं इनका नाम नहीं लूंगा। वो ना बोलते हुए भी उनका नाम ले रहे थे। अगर आप लोग ध्यान दे तो टैक्टिकली चल रहा था उसमें, उसको अगर आप ध्यान दे तो उसमें बार बार वो ना कहते हुए भी वो नाम ले रहे थे उसमें जो है। तो उसका एक टैक्टिकली वो जबरदस्त इस्तेमाल जो है कह लीजिए कि संसद का इस बार वहां पे हुआ है। तो मुझको लगता है कि ये अब संसद से सड़क की तरफ बढ़ने की इसमें बात आ गई है। मतलब ये है कि ऐसे दौर में जब हिंदुत्व संकट में है, उसकी राजनीति संकट में, आप देखिए ना शंकराचार्य वाले मसले को ही देखिए, वही बहस छिड़ गई। अब राजनीतिक हिंदू की धार्मिक हिंदू, माने ये भी डिबेट शुरू हो गया। आप ध्यान दीजिए ना, माने अंदरूनी बहसों में भी ये सरकार फंस गई है। माने अब तक ये था कि राजनीतिक हिंदू भी आरएसएस है और धार्मिक हिंदू भी आरएसएस है। ये डिबेट भी आप देखिए वहां शुरू हो गया। अभी शंकराचार्य ने जो ऐलान किया है 40 दिनों का, उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता है। वो संविधान के हिसाब से सहमत नहीं हुआ जा सकता है कि वो कह रहे हैं कि वो गाय को राष्ट्रमाता बनाइए, फलाने बनाइए। वो इशू नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए इशू ये है कि वहां भी अलगाना शुरू कर दिया। धर्म ने भाजपा से अपने आप को अलग करना शुरू किया है और वो सवाल कर रहा है कि अगर तुम वेतन क्यों ले रहे हो, मुख्यमंत्री हो तो मुख्यमंत्री तुम अगर या तो बाबा हो या मुख्यमंत्री, बैरागी आदमी वेतन कैसे ले रहा है, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि जो है, फिर कह रहे हैं कि ये जो है 40 दिन अंदर साबित करो हिंदू हो कि नहीं हो। तो ये जो डिबेट था, माने वो जो अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर खास करके जो सामाजिक न्याय बनाम हिंदुत्व का जो डिबेट था, उसमें तो बीजेपी अलगाव में पड़ गई है। सामाजिक न्याय का सवाल, संविधान को बदलने का सवाल, आरक्षण का सवाल, ये बड़ा सवाल बन गया, उसमें अलगाव में चली गई। अब वो जो ये जो सारे धर्म पे भी जो उनका राजनीति कब्जा कर रही थी, वहां भी आप देखिए कि उसमें भी अब एक डिबेट शुरू हो गया। वो उसको मैं बहुत महत्व नहीं देता हूं, लेकिन मैं बस बताने के लिए कह रहा हूं कि वो ब्राह्मण समाज का जो ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग है, उसको महत्व देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। इससे ये समझने की जरूरत है कि अब वहां भी उसका जो सामाजिक न्याय से अलगाव में पड़ी है और अभी भी उस मसले पे, अभी यूजीसी के मसले पर उसको फिर से पीछे हटना पड़ा है। जो एक कोशिश किया था कि हम कम से कम ओबीसी को, एक समाज को हम थोड़ा वो कर लें, अपने कंट्रोल में कर लें, लेकिन वहां भी आप देखिएगा कि उसको अदालत का माध्यम लेकर के उसको पीछे हटाना पड़ा। अभी जाति जनगणना का सवाल, पहला जो चरण का जनगणना चल रहा, उसमें वो नाम नहीं है, अभी उस शब्द ही नहीं है, तो पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में खास करके उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय वाला जो सवाल है, सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ जो समाज है, वो अभी भी मोदी से अलग है। और दूसरा, वो जो धर्म वाला जो उसका हिस्सा था, जहां पे वो कंट्रोल कर रहा था, जिसे आप देखिए ना, ये लंबे समय से ये डिबेट चल रहा था कि जिसे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और वहां किसी शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया। डिबेट तो तब से हो रहा था। ये जो शंकराचार्य हैं, ये डिबेट तो विश्वनाथ मंदिर पे भी कर रहे थे, इतने सारे मंदिर गिरा दिए गए। ये जो शंकराचार्य हैं, ये अहिल्याबाई वाले मसले पे भी कर रहे थे, ये शंकराचार्य वहां भी कर रहे थे। तो हम उन दोनों के झगड़े में हम नहीं जाना चाहते। हम ये कह रहे हैं कि वहां भी वो अलगाव में, वहां भी डिबेट अब शुरू हो गया है कि आप एक राजनीतिक हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये डिबेट वहां भी शुरू हो गया है। तो मेरा कहना है कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य के स्तर पे चरम अलगाव में ये बीजेपी है, मोदी जी हैं। ये दौर ऐसा है कि जिसमें अगर हम इस दौर में
अमेरिका के सामने सरेंडर को, बड़ी पूंजी के सामने सरेंडर को, अगर अपर कास्ट जो हेजुमनी है उसके सामने सरेंडर को, इन सब चीजों को लेकर के अगर इस दौर में हम लोग उतरे तो शायद जनरली हम लोग ये मानते थे कि हम लोग पहल तो लेते हैं लेकिन उसका बहुत रिस्पांस अभी नहीं मिल रहा था। जनरली एक समाज में एक धारणा थी कि हम लोग जब पहल तो लेते हैं लेकिन उसका इतना असर गहरा है मोदी का कि वो बहुत उसका समाज पे उतना असर, कुछ भी करिए लेकिन लोग दे देते हैं उसी को उठवा, उसी के साथ खड़े हो जाते हैं। ये हमको लगता है कि ये इससे चरम दौर नहीं आएगा। ये ऐसा दौर है कि इस समय आप तीखा से तीखा आलोचना करिए, कहीं भी चौराहे पर जाके करिए मोदी के बारे में, सरेंडर के बारे में, इन सब चीजों के बारे में, तो आज इसकी प्रक्षेपण क्षमता 1000 गुना बढ़ गई है। और इसलिए हम लोगों को अपने खुद को भी हम लोग को अपडेट करने की जरूरत है। अपडेट करने का मतलब यह है कि अभी एक निराशा वाला दौर था कि बहुत इसमें असर नहीं पड़ रहा है ये, लेकिन अभी इस दौर में एक आशा भरा है। इसको हम लोग को अपने को अपडेट करने की जरूरत है कि अब अगर हम लोग आंदोलन में जाएंगे, अब हम लोग पहलकदमी में जाएंगे, तो इसका क्षमता जो है, इसका असर जो है बहुत दूर तक जाने वाला है। और इस सरकार को पीछे ले जाने के लिए हमको लगता है कि इससे बड़ा कोई दौर, कोई बड़ा समय इससे पहले आमतौर पे हम लोगों को नहीं मिला था। तो हम लोग इस चौपाल से अगर ये सोचें कि आज के बाद अब के बाद हम लोग अपनी पहलकदमियों को थोड़ा सा, अपनी पहलकदमियों को भी 1000 गुना बढ़ाने का समय आ गया है। और इस समय एक और मैं बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जनरली किसी दौर में नागरिक समाज और पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में एक अलगाव था, बहुत डिबेट था। अभी भी बहुत सारे लोग पीछे वाला दौर में रहते हैं। राघवेंद्र जी के साथ हम लोग कोशिश कर रहे थे बीच में, तो हम लोग के लोग ही जो है बहुत सारी चीजों में, आलोचनाओं में चले जा रहे थे, आपको पता ही है। तो नागरिक समाज को भी थोड़ा बदलने की जरूरत है। कांग्रेस की आलोचना आप करते रहिए, सपा की आलोचना करते रहिए, कम्युनिस्टों की आलोचना करते रहिए, लेकिन आज के दौर में आप बाद में लड़िए। अभी तो फासिस्ट फोर्सेस से लड़ना है ना, अभी हमारे सामने फासिस्ट फोर्स है। और अगर हम पिछले दौर में रहेंगे, हम केवल अभी 1991 वाले दौर में रहेंगे, तो ये थोड़ा सा इससे बचने की जरूरत है। वो हमारा भिन्नता के साथ भी एकता बन सकती है। बहुत सारी कांग्रेस के साथ, सपा के साथ, कम्युनिस्टों के साथ भिन्नता हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी एकता का समय है ये। और इस समय ये अगर हम लोग कर ले गए, कुछ मिनिमम कह लीजिए कि एक समन्वय बना पाए, कुछ मुद्दों पे हमारी एकता है, ये अगर मिनिमम हम लोग बना पाए इस दौर में, अगर ये हम फेल कर गए इस दौर में, अगर ये हम नहीं कर पाए, तो इतिहास हम लोगों को कभी कोई माफ नहीं करेगा। इस बात को भी हम लोगों को समझना है। यहां अभी खाली अपने से भिन्न लोगों को गरियाने का समय नहीं है, अपने से भिन्न लोगों की आलोचना का समय नहीं है। जो महासंकट है उससे लड़ने का समय है। ये अगर हम लोग थोड़ा फील कर पाए, तो हमको लगता है इस चौपाल से ये बात अगर निकले कि नए सिरे से क्या हम लोग कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। मनीष जी ने कई स्थितियां बहुत स्पष्ट कर दी कि जिस सत्ता से हम लोग लड़ रहे थे अब तक, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग अभी बैकफुट पर थे। लेकिन अब वो समय आ गया है जब स्थिति ये है कि सत्ता तमाम मोर्चों पर बैकफुट पर दिख रही है और उससे लड़ा जाना अब सबसे ज्यादा आसान है। ऐसे में अगर हम कहीं पीछे रह गए तो देश हमें शायद माफ नहीं करेगा। और ये बड़ा मुफीद समय है कि लड़ाई ताकतवर तरीके से लड़ी जा सकती है। और वैश्विक स्तर पर भी जो मोदी ब्रांड बन चुका था वो बहुत कमतर हुआ है। और देश में भी जैसा कह रहे हैं कि इससे पहले की स्थिति ये थी कि अगर आप थोड़ा सा विरोध में बोल देते थे तो मोदी की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसके तमाम जो डॉगी फौज थी वो आपको इतना भौंकती थी कि आपकी आवाज गुम हो जाती थी। लेकिन आज आप बोलते हैं तो सब चुप रहते हैं, सुनते हैं। तो स्थितियां बहुत बदली हुई हैं और निश्चित रूप से जिस निराशा में देश चल रहा था और उसको गर्त में ले जा रही सरकार, उसके लिए लड़ा जा सकता है और जीता भी जा सकता है। जिस बनारस ने प्रधानमंत्री बना करके अपने चेहरे पर कहीं एक बदनुमा दाग तो लगाया है, लेकिन बनारस ही उस दाग को धुल भी सकता है। वो इस मैसेज जा सकता है यहाँ से। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव फसाहत हुसैन साहब हैं, तो हम उनसे भी चाहेंगे कि इस पूरे समय को रेखांकित करें अपने शब्दों में। जी।
धन्यवाद। हमारी खामोशी मौन के सन्नाटे में तब्दील हो जाए इससे पहले आइए संवाद की। मैं इस पहल को अभी देख रहा था और मैं साचिया, ये जो आपका संवाद है इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। निश्चित तौर पर चीज़ें इस वक्त बहुत ख़राब हो चुकी हैं, बोलने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग राजनीतिक आदमी हैं, हमको चलने नहीं दिया जा रहा है, हमारी बातों को दबाने की कोशिश की जा रही है। चाहे हम सड़क पे उतरने की कोशिश करें तो उतरने नहीं दिया जा रहा है। चीज़ें तो बहुत ख़राब हो गई हैं। और रही बात कांग्रेस की सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, भाई साहब ने भी उद्बोधन किया, सारी चीज़ें, और आप लोग बुजुर्ग हैं, कोई चीज़ छिपी नहीं है। हरित क्रांति भी आई, हम स्वास्थ्य में भी डेवलप किया, हम अपने को जो है सैन्य उसमें भी अपने को जो है बढ़ाया, और समय समय पर हमने जो है किसानों के लिए भी सोचा, उनके कर्ज को भी माफ़ किया। ये राजनीतिक परिचर्चा नहीं है, लेकिन एक पहल आप लोग की हमको बहुत अच्छी लगी कि हमारा साथ देने के लिए आप जैसे लोग अभी खड़े हैं। हम कांग्रेस पार्टी की बात ना करके निश्चित तौर पर जो चीज़ें इस वक्त फैली हुई है समाज में, चाहे वो मनीष भैया के साथ हम लोगों ने जुड़ के देखा, चाहे वो राजघाट का मामला हो, जिस तरह से तानाशाही रवैया अपना के हर चीज़ों को दफन किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, आंदोलनों को जो है नहीं होने दिया जा रहा है। और आज हम बैठे हैं अमेरिका से डील के मुद्दे पर। भैया ने कहा कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी, हम लोगों ने तो उस आंदोलन को नहीं देखा, हमने देश को आज़ाद होते नहीं देखा, लेकिन अपने पूर्वजों से सुना और महसूस किया कि किस दौर से हम लोग अपने को गुजार के इस देश को आज़ाद कराया। लेकिन आज फिर हम निश्चित तौर पर जो वर्तमान सरकार और अमेरिका के बीच जो डील हुई है, हमको वो याद ताज़ा करा रही है। आने वाला समय बहुत हम बैक हो गए। चाहे वो इसके पहले अमेरिका ने एक वीज़ा अपने अपराली में जो चीज़ें की हैं, न जाने कितने हिंदुस्तानी वहाँ से वापस आ गए नौकरी छोड़ के। और आज जो चीज़ हो रही है वो हम तो समझते हैं देश का गर्व जो है एकदम भविष्य जो है गर्क में जा रहा है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम तो कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, और आगे आप जो भी आंदोलन निर्धारित करेंगे, हमारे महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी मौजूद हैं, और मैं उनके बुनियाद पर ये कहना चाहता हूँ कि मैं प्रदेश की तो बात नहीं कर सकता, मैं देश की बात नहीं करता, लेकिन आपके महानगर में हम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े हैं, और जहाँ भी आप हमको आवाज़ देंगे हम आपको हर तरह से आपको साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं। ज़्यादा बात ना करते अपनी बात को यहीं समाप्त करो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अच्छा है कि हर कोई लड़ने को तैयार है, जब प्रतिरोध की जरूरत हो तो लड़ने का मादा बना रहे, सब साथ चल सके, साझी पहल हो सके। इस समय चूंकि देश खतरे में है तो हम जैसा भी तमाम असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन उन असहमतियों के साथ भी जो बड़ी लड़ाई है उसे हमें साथ में लड़ना होगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर रंजीत यादव जी हैं। हम रंजीत जी से उनके विचार सुनना चाहेंगे। रंजीत जी। धन्यवाद भाई विजय जी। सभी साथियों का तहे दिल से मैं शुभकामनाएं होगा, आपका आगमन के लिए स्वागत करता हूं। हमारे सभी साथी लोग आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातें हो रही हैं, जिससे हम सभी लोग, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसमें ये कोई नहीं कह सकता कि हम नहीं प्रभावित हो रहे हैं। तो जहाँ तक हम आप 90 से पहले की बात कर रहे हैं, द्विध्रुवीयता की राजनीति चल रही थी। विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। एक गुट की अगुवाई अमेरिका करता था
दूसरे की रसिया करता था, लेकिन 90 के बाद वह दूरदूरता की राजनीति खत्म हो गई। हम तटस्थता की राजनीति पर चल रहे थे, लेकिन जो भी मार्केट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता था, हम अपने माध्यम से उसको डील करते थे। अमेरिका से भी हम मदद लेते थे और रसा से भी मदद लेते थे, लेकिन हम किसी के झुके नहीं थे। दोनों के साथ हमारा संबंध समान रूप से चल रहा था। लेकिन अब परिवेश जो बदल रहा है वर्तमान में, जब से भाजपा सरकार आई है, आप देख रहे हैं कि तानाशाही की राजनीति चल रही है। कोई स्वतंत्र बात बोल ही नहीं सकता है। अगर कोई बोलता है तो उसको सीधे जेल में ठूस दिया जाता है। और व्यापार की बात जो आप देख रहे हैं, ये तो हम अपने को गुलाम बना रहे हैं। हम अगर कहें कि हम रोटी सब्जी खाना चाहते हैं तो कहें कि नहीं, आपको पूड़ी ही खाना है, तो हम पूड़ी थोड़ा खाएंगे, हमें जो अच्छा होगा वही खाएंगे। तो ऐसी स्थिति इस समय चल रही है। हम क्या कह सकते हैं उसको, कि जैसे अपनी बातों को हम कह ही नहीं सक रहे हैं, हम उनके मतलब इशारों पर चल रहे हैं। मोदी जी जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, वो अपनी बात हमारे बस बरगलाने के लिए करते हैं। जैसे जो भी आप देख रहे हैं, आज स्थितियां चल रही, कहते हैं नई नई शब्दावलियां खोज रहे हैं कि हम मेड इन इंडिया कर देंगे, हाँ, मेक इन इंडिया कर देंगे और मेकिंग इंडिया कर देंगे, या जो भी शब्द अच्छे अच्छे चुन रहे हैं, खाली हमको बरकरार रहे। और जब घटनाएं जो घट रही हैं, उस घटनाओं को आपके सामने परोस रहे हैं। पुलवामा का आपने जिक्र किया। पुलवामा किस लिए आया? आपको बरगलाने के लिए कि हमको वोट मिलेगा राष्ट्रवाद के नाम पे। ये सिंदूर वाला मामला जो चल रहा था, तो ये सब चीजें अपने से नहीं ये कर रहे हैं, ये विदेशों से जो भी बातें आती हैं उनके माध्यम से करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सभी लोगों को जागना होगा और अपने देश को व्यापार जो भी है अपने मतलब इशारे पर चलाना होगा। यही हमारी आप लोगों से निवेदन है। आप लोग इसमें सभी लोग साझा विचार मंच लेकर के चलें और एक जन क्रांति देश में लाएं, जिससे हम इससे निजात पा सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रंजीत जी का।